Fine. Yeah. Last week recordings I will upload today. In these 2 weeks, these 2 days, today or tomorrow. Actually, last week I was not having proper internet, so that's why I have not uploaded that. आज और कल में पिछले वीक का सारे वीडियोस आई अपलोड ऑन YouTube. ओके. लास्ट क्या डिस्कस किया था बेटा हमने? व्हाट वी डिड लास्ट? लास्ट क्या पढ़ा था? व्हाट वी हैव डिस्कस लास्ट? पावर कर लिया था. और हैव वी डन विद दिस RLC सर्किट इन दिस पैरेलल? हमने RLC सर्किट पैरेलल में किया था. LCR सर्किट इन पैरेलल. No, sir. Okay. By problems. We'll do by problems only. So, the questions. क्वेश्चन करिए. I'm just sharing the screen. एक क्वेश्चन करिए फिर आगे पढ़ते हैं. लास्ट एक टॉपिक और बचा है, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ AC करंट. That will complete today. Go for this question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 करिए फिर आगे बात. Solve for 2 minutes. ओके. करें इसको सॉल्व. देखिए कैसे इसको डील करेंगे इस क्वेश्चन को. So what they are saying is we are having a choke coil is needed to operate an arc lamp of 160 volt RMS and 50 hertz. So we are having a arc. इसके लिए अब एक choke coil चाहिए, मतलब इंडक्टर, to operate a lamp at the voltage of कितना 160 volt. RMS दिया है और फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 50 hertz. Fine. And the lamp has a effective resistance of 5 ohm. So this lamp is having an effective resistance of 5 ohm. Okay. When running at 10 ampere RMS, calculate the inductance of the choke coil if same arc lamp is to be operated on 160 volt DC. So in this case, we are operating this on AC first. इस केस में हम लोग इसको AC पे ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें करंट कितना चाहिए ऑपरेट होने के लिए. The lamp has an effective resistance of 5 ohm when running at 10 ampere RMS current. So current is, now what they're saying is
अभी अगर आपने इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया, सेम लैंप को, नाउ वी आर कनेक्टिंग दिस विद अ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं है। If the same arc lamp is to be operated on 160 volt DC, what additional resistance is required? अच्छा, जब DC से आप कनेक्ट करोगे तो कितना additional resistance आपको चाहिए रहेगा? Compare the power losses in both the cases. हाँ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट द व्हेन देयर द करंट इज ऑफ 10 एम्पियर्स। सो जब करंट 10 एम्पियर का पास कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। सो व्हाट विल बी आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस? Vrms अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Will it be equal to I into R? Vrms अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Will that be equal to 10 into 5? So 10 into 5 and that is equal to what? 50 volt. 50 वोल्ट होगा। अब देखिए, अगर आप नेट वोल्टेज निकालोगे, सो टोटल वोल्टेज आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ Vrms फॉर इंडक्टर का होल स्क्वायर प्लस Vrms फॉर रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। ऐसे ही आएगा ना रिलेशन। टोटल आरएमएस वोल्टेज इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का होल स्क्वायर प्लस आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो क्या मिलेगा आपको? Vrms across inductor is equal to total voltage RMS का square minus Vrms का square across resistance. Will this be? स्मृति, ऐसा ही होगा बेटा? समझा यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Okay, अभी क्या मिलेगा आपको? देखिए, if we want to get the voltage RMS across inductor, will this be equal to under root of टोटल वोल्टेज कितना दिया था? 160 वोल्ट। सो 160 का स्क्वायर माइनस ऑफ 50 का होल स्क्वायर, बिकॉज रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 50 था। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 19600 माइनस 2500 कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? अगर हम इसको सॉल्व करें, I'll just do in the calculator, 19600 minus of 2500 is 17100. सिक्सटीन का स्क्वायर टूट गया, सॉरी कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25600। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 25600 माइनस ऑफ 2500 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 60 into 25600, correct. What you are getting here? 23100 23100 आ रहा है क्या सॉल्व करने के बाद? जस्ट गो फॉर इट। माइनस 2500, हाँ 23100। सो वोल्टेज आरएमएस कितना हो जाएगा अक्रॉस इंडक्टर? अंडर रूट 23100। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? कितना हो जाएगा वैल्यू? $151.98 आई एम हैविंग। Vrms अक्रॉस रफली करना पड़ेगा आपको। दिस आई एम हैविंग 151.98। अगर हम इसको राउंड कर दे, सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना आ जाएगा आरएमएस? इज इट 152 वोल्ट?
आएगा कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 152 वोल्ट। Yes. ओके, अब देखिए, नाउ इफ इट इज द केस, अगर ये दिया है आपसे एल पूछा गया है, नाउ ये आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया, नाउ वी आरएमएस अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, विल दिस बी इक्वल टू आई आरएमएस इनटू व्हाट, एक्सएल, है ना। वी आरएमएस कितना हो गया सॉल्व करने के बाद 152, आई आरएमएस 10 दिया सर्किट में, सीरीज में है तो उधर से और इधर से करंट क्या जाएगा, सेम। एक्सएल कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एल ओमेगा, so 152 is equal to 10 L into omega, 2 pi into frequency, so L will be equal to what, 152 by 10 into 2 pi into frequency कितना दिया है 50, this is already given, so जो भी आएगा that much Henry will be inductance। समझा पॉइंट ये? समझा पॉइंट सभी को? Yes. अच्छा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कैसे करोगे, हाउ विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस? सेकंड पार्ट कैसे करिएगा? V is equal to IR, करेक्ट। समझा बेटा कैलकुलेशन सबको ये? कैलकुलेशन सबको समझ में आया प्रॉपरली? ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग दो, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी डिस्कस करेंगे, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ एसी करंट। क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ एसी करंट। क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ एसी करंट and sharpness of AC current। मुझे एक बात बताओ, एसी करंट को अगर हम चेक देखें ध्यान से, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, इफ आई एम चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो क्या मेरा इंपोर्टेंस चेंज होगा? अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो क्या इंपोर्टेंस चेंज होगा? Yes. हाँ, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं तो क्या वोल्टेज चेंज होगा? Yes. if I'm changing the frequency, will voltage change? ऑब्वियस सी बात है ना, इंपेडेंस Z अगर चेंज होगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर, एवरीथिंग विल चेंज, हाँ या ना। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इफ आई ट्रेस द ग्राफ ऑफ दिस, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ या करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ, व्हाटएवर, सो लेट्स से यहां पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, एनालाइज करना अच्छे से ये बात, यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और हियर वी आर हैविंग व्हाट, पावर या करंट, फिलहाल करंट ले लेता हूँ सर्किट में, ऐसा मेरा ग्राफ है। एक बार जरा खुद से प्लॉट करके देखो तो व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स, गिव इट अ ट्राई वंस। क्या कैसा ग्राफ होगा करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में? कैसा ग्राफ होगा करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में फॉर अल्टरनेटिंग करंट? डिक्रीजिंग कर्व? नहीं, थोड़ा और सोचो।
कैसा ग्राफ होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या करंट आपका मैक्सिमम होगा? सर्किट में करंट मैक्सिमम कभी होगा? सर्किट में करंट मैक्सिमम कभी होगा? एट रेजोनेंस। वेरी गुड। सो अगर मैं ग्राफ में इसको रेप्लिकेट कर दूं, ध्यान से देखिए, तो क्या ये ग्राफ कुछ इस वे में होगा? विल दिस बी समथिंग लाइक दिस? अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या ये ग्राफ करंट का ऐसा कुछ ग्राफ होगा? और ये जो कंडीशन है आपका, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट या एफ नॉट, व्हाटएवर यू वांट टू से। होगा ऐसा? स्मृति, प्रणिका, सब कुछ समझा बेटा? ऐसा ग्राफ होगा करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ में। Yes. Yes. अब मुझे एक बात बताओ, सोच के एनालाइज करके बताना, इस फ्रीक्वेंसी से पहले लोअर फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेट करेगा? लोअर फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेट करेगा? कैपेसिटर डोमिनेट करेगा कि इंडक्टर डोमिनेट करेगा? Capacitor. कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर की इंडक्टर एट लोअर फ्रीक्वेंसी? विच विल डोमिनेट? ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में बात करोगे, एक्सी कितना होता है बेटा? एक्सी इज इक्वल टू व्हाट? 1/c ओमेगा। और एक्सएल कितना हो जाएगा? एल ओमेगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम है, इफ वी आर डीलिंग फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसीज, सो लोअर फ्रीक्वेंसी के केस में ऑब्वियस सी बात है कि एक्सी विल बी मोर देन एक्सएल। सो अगर आप इस साइड में बात कर रहे हो एट लोअर फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस एक्सी विल बी मोर देन एक्सएल, है ना? अब मुझे बताओ, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे एक्सी एक्सएल से बड़ा है, मतलब इस केस में ऑन दिस साइड, ये रेजोनेंस की इधर पहले कौन लीड करेगा? Current. कौन लीड करेगा? करंट। अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा है, सो व्हाट? करंट विल लीड वोल्टेज, है ना? अब मुझे बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी आप हायर जाते हो, इफ आई गो फॉर द हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन फॉर हायर फ्रीक्वेंसी? एक्सेल हाँ, डोमिनेट। एक्सेल विल फॉर हायर फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन? ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर व्हाट? फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, सो एट हायर फ्रीक्वेंसी एक्सएल विल बी मोर देन एक्सी। अब इस केस में कौन लीड करने लगेगा? करंट की वोल्टेज? Volt. Voltage. वोल्टेज विल लीड करंट। और ये किसके लिए होगा? एट हायर फ्रीक्वेंसी। बराबर? समझ में आ गया पॉइंट ये? अब मुझे एक बात बताइए, सोच के बताना, यहाँ पे करंट रेजोनेंस पे करंट मिनिमम होता है कि मैक्सिमम? Max. मैक्सिमम। तो यहाँ पे करंट मेरा मैक्सिमम है। और व्हाट इज पावर लॉस्ट? इज इट आई स्क्वायर आर टी? पावर कितना होता है? इज इट आई स्क्वायर आर टी? अगर आ गया तो वो हीट हो जाएगा। Yes. यस। रेजिस्टेंस को हम चेंज कर नहीं सकते। अब मुझे एक बात सोच के बताना, अगर मुझे पावर लॉस को हाफ करना है तो करंट कितना करना पड़ेगा? आई नॉट बाय रूट टू। Yes. सो अगर आप करंट को यहाँ पे मैक्सिमम का रूट टू कर दो, आई एम बाय रूट टू अगर मैं करंट को कर दूं, बिकॉज पावर लॉस यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस पावर लॉस इज मैक्सिमम बिकॉज करंट इज मैक्सिमम। अगर मुझे पावर लॉस को हाफ करना है तो करंट कितना करना पड़ेगा? आई एम बाय रूट टू, मैक्सिमम करंट का रूट टू। अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम करंट का रूट टू जो है,
क्या वो कर्व में एक बार पॉसिबल है कि 2 बार पॉसिबल है? 2. दो कहाँ एक बार पॉसिबल है कि 2 बार पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल एट वंस कि ट्वाइस? Twice. ट्वाइस, 2 बार पॉसिबल है। एक बार यहाँ पे पॉसिबल है, एक बार यहाँ पे पॉसिबल है, और एक बार यहाँ पे पॉसिबल है। लेट्स से कि ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप डेल्टा ओमेगा हो गया, और ये भी डेल्टा ओमेगा हो गया। ध्यान रखना, करंट मैंने क्या किया है, मैक्सिमम करंट का रूट 2 टाइम्स। मैक्सिमम करंट का रूट 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि पावर को मुझे हाफ देखना है। तो ये 2 बार पॉसिबल है सर्किट में, एक बार यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू और एक बार यहाँ पे डेल्टा। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डेल्टा डब्ल्यू पहले और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के से डेल्टा डब्ल्यू बाद में। इज इट पॉसिबिलिटी है? इक्वल जाता है, ग्राफ सिमेट्रिक है इसलिए। इज इट क्लियर? Yes. यस अच्छा, अब जरा देखिए, एनालाइज करना बस ध्यान से इस बात। ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो बैंड हो गया, फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ कितना होगा बेटा यहाँ पे? व्हाट विल बी बैंडविड्थ हियर? Will it be 2 delta omega? सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डेल्टा डब्ल्यू पहले भी आपका करंट Im बाई रूट 2 था, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के डेल्टा डब्ल्यू बाद में भी करंट आपका Im बाई रूट 2 हो गया। सो ये जो रेंज बना करंट का, सॉरी ये जो रेंज बना फ्रीक्वेंसी का, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ, एंड दिस इज गिवन बाय 2 डेल्टा डब्ल्यू। एम आई क्लियर? Yes. लिखिए जरा। बैंडविड्थ समझा? अगर बैंडविड्थ समझ गया 2 डेल्टा डब्ल्यू, जरा सोचेंगे अभी हम लोग इसको अच्छे से एनालाइज करना। यहाँ पे मेरा करंट क्या है? मैक्सिमम पीक करंट है मेरे पास। सिंस यहाँ पे लॉस भी पावर मैक्सिमम होगा, मुझे पावर लॉस मैक्सिमम का हाफ करना है, तो करंट कितना करना पड़ेगा? Im बाई रूट 2। सो Im बाई रूट 2 अगर आप देखोगे तो ग्राफ में 2 बार पॉसिबल है, एक बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले और एक बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में। सो ये डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू, सो ये जो पूरा गैप होगा, दिस विल बी कॉल्ड बैंडविड्थ, दैट इज 2 डेल्टा डब्ल्यू। प्रणिका समझा बेटा? सार्थक आपको? यस अब जरा सोचना, नाउ व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट? Im कितना हो जाएगा? सो मैक्सिमम करंट Im कितना हो जाएगा? सो कैन आई से Im एज V बाई Z? और अगर मैं Z कर रहा हूं तो Z R के बराबर होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग फॉर व्हाट? एट रेजोनेंस। Yes. क्योंकि रेजोनेंस पे ही करंट मैक्सिमम होता है ना। सो अगर रेजोनेंस पे बात करोगे तो इंपोर्टेंस Z R के बराबर हो जाएगा, Z will be equal to R. So can I say from here that Im is equal to V by R? Let me have this as equation number 1. बोल सकते हैं? Im is equal to V by R. Can we say this? Maximum current in the AC circuit. Yes. अच्छा, अब सेकेंड केस में जो मुझे करंट चाहिए वो I था, दिस विल बी इक्वल टू V by Z. अभी इसमें इस केस में जो करंट आपको चाहिए वो कितना चाहिए? Im by रूट 2, V by Z कितना हो जाएगा? Z will be equal to what? Under root of R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। बरोबर है क्या?
Yes. Im की जगह पे ये वैल्यू v by r यहाँ प्लेस कर दो. So what we can say from here that v by r root 2 is equal to v by under root of r square plus xl minus xc का whole square. Now if I'll be comparing both sides, so what we can say, क्या हम बोल सकते हैं कि root 2r is equal to what? Under root of r square plus xl minus xc का whole square. Yes. Okay. Now can we say this from here? आराम से देखना, मैं स्लो जाऊंगा. Root 2r is equal to what? R square plus L omega 1. मान लेते हैं यहाँ का फ्रीक्वेंसी omega 1 है. Let's say here we are having omega 1 और यहाँ पे omega 2. So omega 1 कितना हो जाएगा? So can I write omega 1 as omega naught plus delta omega? और omega 2 कितना हो जाएगा? Omega naught minus of delta omega. लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 लिख रहा हूँ, so can I write omega 1 as omega naught plus delta omega, and omega 2 will be omega naught minus of delta omega. Yes. Okay, super. So मैं omega 1 के लिए करता हूँ. If you want, you can go for omega 2 also, whatever you want. Minus of 1 by omega 1 into c का whole square, squaring both sides. Instead of omega 1 आप omega 2 लेके भी करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा. Squaring both sides. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, so what we are having 2r square is equal to r square plus L omega 1 c omega 1 का होल स्क्वायर. इसको इधर लेकर जाओ. 2r square minus r square, that will be equal to what? R square is equal to L omega 1 minus 1 by c omega 1 to the whole square. अगर आप स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे तो this is r equal to L omega 1 minus 1 by c omega. होगा ऐसा? Yes. Okay. फर्दर कैलकुलेशन करके देखिए. r is equal to L omega 1 को कैन राइट omega naught plus of delta omega minus 1 by c ओमेगा नॉट प्लस ऑफ डेल्टा ओमेगा. यहाँ भी ओमेगा 1 था और यहाँ भी ओमेगा 1 था. सो ओमेगा 1 को क्या प्लेस करेंगे हम लोग? ओमेगा नॉट प्लस ऑफ व्हाट? डेल्टा ओमेगा. कैन वी कीप दिस? Yes. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ से आप ओमेगा नॉट को कॉमन ले लो. So, अगर मैं यहाँ से ओमेगा नॉट एल 1 plus delta omega by omega naught minus 1 by omega naught into c 1 plus delta omega by omega. यहाँ से भी मैंने ओमेगा नॉट को कॉमन ले लिया और यहाँ से भी मैंने ओमेगा नॉट को कॉमन ले लिया. दोनों तरफ से कॉमन ले. ठीक. सो रिलेशन क्या बना मेरा फाइनल? राइट हियर r is equal to omega naught into L 1 plus of delta omega by omega naught minus 1 by omega naught into c 1 plus of delta omega by omega. ये है ना रिजल्ट. I have taken omega naught common from here and omega naught common from here. दोनों जगह से मैंने omega naught को कॉमन लिया. हम अभी बैंडविड्थ निकालना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ L, R एंड C. समझ में आया बेटा सबको पॉइंट है? ओके. अब जरा देखिए, डू वन थिंग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए. R इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू L 1 प्लस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस एक ओमेगा नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू सी 1 प्लस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट कर दो तो कोई प्रॉब्लम? I am multiplied by 1 omega naught here and 1 omega naught here. So actually omega naught by omega naught का स्क्वायर आ जाए.
Yes. ओमेगा नॉट 1/√LC होता है, सो ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1/LC हो जाएगा। सो अगर हम प्लेस कर दे, R will be equal to omega naught into L 1 plus of delta omega by omega naught minus omega naught over 1 by LC into C 1 plus of delta omega by what? Omega. So now see here, ये C से C चला गया, this will go up. So R कितना हो जाएगा? Will it be equal to omega naught into L 1 plus delta omega by omega naught minus of omega naught by L 1 plus of delta omega by omega. करेक्ट? इसको सॉल्व करेंगे अभी। R will be equal to ओमेगा नॉट L को यहाँ रखते हैं 1 plus of delta omega by omega naught minus omega naught into L 1 plus of delta omega by omega naught raised to power what? -1. हो गया सर? Yes. Okay. Now see here. So R will be equal to ओमेगा नॉट L को कॉमन ले लिया 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली तो चलेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे, I'll write here one step और लिख देता हूँ। Since delta omega is very very small, so multiply here omega naught L 1 plus delta omega by omega naught 1 minus of delta omega by omega naught। ये माइनस साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इज इट क्लियर? सो 1 प्लस ओमेगा नॉट, ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। So ये 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। So R will be equal to omega naught into L 2 into delta omega by omega naught. This will get cancelled. So 2 delta omega, so 2 delta omega will be equal to what? R by L. ध्यान रखना ये बात, 2 delta omega is R by L, which is bandwidth. This is bandwidth. और अगर आप यहाँ से डेल्टा ओमेगा निकालोगे तो this will be equal to what? R by 2L. कैलकुलेशन समझ में है सभी को? मैक्सिमम पावर का आपको हाफ पावर करना था। सो मैक्सिमम पावर का अगर मुझे हाफ पावर करना है तो 2 बार तो करंट मुझे मैक्सिमम करंट का √2 करना पड़ेगा, वो 2 बार पॉसिबल है, एक बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले और एक बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। सो एक हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, एक हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। दैट्स इट। बस उसको रख के हमने सिंप्लीफाई कर लिया। समझ में आया कैलकुलेशन? गुड। अब इसमें क्या होता है, शार्पनेस जो आप देखोगे, पहले इसको लिख लो अच्छे से फिर आगे बात करते हैं। राइट डाउन प्रॉपर्ली। कौस्तुभ तुम्हें समझा कैलकुलेशन ये ढंग से? Yes, sir. एक्चुअली ये रेडियो वगैरह में देखा होगा, शायद तुम लोग अगर कभी रेडियो सुनते हो तो रेडियो का जब आप ट्यूनर को एडजस्ट करते हो तो पहले बहुत ब्लर आवाज आता है, फिर थोड़ा एडजस्ट कर दिया तो एकदम शार्प आवाज आने लगता है। वही ये केस है, यहाँ से वो चालू हो जाएगा पावर लॉस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपका चैनल है। यहाँ पे अगर आपका ट्यूनर आ गया
सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैच करेगा वो, रेजोनेंस हो गया। इधर जाएगा तो आवाज ब्लर होगा, इसके बाहर निकल जाएगा तो आपको आवाज आएगा ही नहीं। दिस इज द बैंडविड्थ। अब इसमें शार्पनेस ऑफ द एसी करंट देखना है हमें। शार्पनेस ऑफ एसी करंट, ये जो होता है ना, दिस इज गिवन बाय ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। सो एसी करंट का शार्पनेस हम लोग देते हैं, शार्पनेस ऑफ एसी करंट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। सो शार्पनेस कैसे देखोगे? शार्पनेस इज गिवन बाय resonant frequency by bandwidth। याद रखना है रिलेशन, by bandwidth, right? So ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। अब देखो 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया r by n। सो जस्ट उसी वैल्यू को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। सो व्हाट विल बी शार्पनेस फ्रॉम हियर? शार्पनेस कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट बाय r by n। सो व्हाट विल बी शार्पनेस? ओमेगा नॉट l by r। This is the sharpness of AC current। Sharpness is given by resonant frequency over bandwidth 2 delta omega। 2 delta omega का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया r by l। सो 2 डेल्टा ओमेगा की जगह पे r by l यहाँ प्लेस कर देंगे। दिस l will move up, so omega naught l by r will be the sharpness of this alternating current। इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको क्वालिटी फैक्टर आल्सो। एम आई क्लियर? समझ में आया बेटा सबको पॉइंट ये? Yes. ओके, वेरी गुड। जानवी, क्लियर बोथ ऑफ यू? क्लियर है सबको? Yes. Very good. I'll be sharing some questions. The AC chapter is done. I'll be sharing some questions to solve. चलो, I'm sharing the question. करिए आप तो फटाफट। Go for it. Example number 4. Yeah, no problem, Sarthak. चलिए। स्कूल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तुम लोग का? कॉलेज एग्जाम? Practicals, yes. प्रैक्टिकल चालू। Do you know the dates of JEE मेंस एग्जामिनेशन? पता है सबको? No, sir. It is in the February end, mid or the last of the February. So you have Feb end. So you have time. अच्छा, अभी कैसे प्लानिंग किया तुम लोगों ने? क्या करोगे अभी रिविजन के लिए? How have you planned the revision? न्यूमेरिकल बेस्ड रिवीजन चालू कर दो करना अभी से ही, है ना? डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज़ अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, एंड ट्राई टू लॉक एनआईटी इन फरवरी ओनली, सो दैट बाद में आप बोर्ड्स के ऊपर और एडवांस के ऊपर फोकस कर सको। नीट में तो भी टाइम है अच्छा खासा। सो फॉर नीट स्टूडेंट रिवीजन आप लोग भी चालू करो बेटा अभी, क्योंकि वी हैव डन विद द मेजर सेक्शन। हाँ,
शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स इज ओके स्मृति, दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट माय व्यू इज कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। मैंने बुक भी शेयर किया होगा आप लोग के साथ, एक बार अमित सर ने भी शेयर किया था स्टार्टिंग में, एक हैंड बुक शेयर किया था ग्रुप के ऊपर, आई होप यू हैव दैट। वो बुक भी से रिवीजन करो। हाँ, एंड डू वन थिंग, ध्यान रखना एक बात बेटा कि रिवीजन करते वक्त आपका मटेरियल का सोर्स एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा पार्ट इस बुक से किया, थोड़ा पार्ट उस बुक से किया। टेक अ सिंगल बुक फॉर रिवीजन और उसी बुक से पूरा रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स कर लिया, वेरी गुड। अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होंगे ना बुक में, वही सिर्फ सॉल्व करिए, मेंस में वैसा ही आता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यू हैव 3 months राइट नाउ, क्योंकि ये नवंबर तो अपना थोड़ा बहुत और सिलेबस बाकी है, उसके कंप्लीशन में ही जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ में कंप्लीट रिवीजन का प्लान बनाओ। हर चैप्टर को डील करो दोबारा से, सारे चैप्टर्स के। और फिजिक्स में खासकर अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो गो विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्व करके, सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा। ओके, और मेंस लेवल का ही प्रॉब्लम डील करो, डोंट गो फॉर एडवांस लेवल राइट नाउ, क्योंकि अगर अभी एडवांस के लिए जाओगे तो मेंस में भी प्रॉब्लम होगा। पहले फरवरी का मेंस लॉक करो, फिर एडवांस में जाना। You have time after that also. Is it clear? So plan accordingly. If you want some content या question कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, I'll send the questions. Okay, करें सॉल्व इसको। इस एग्जांपल नंबर 4। See, एग्जांपल नंबर 4 में what they are saying is कि क्या कह रहा है कि AC सर्किट consists of 220 ohm resistance and 0.7 Henry choke. So आपके पास क्या है, 220 ओम का रेजिस्टेंस है AC सर्किट में और चोक कॉइल है। So resistance is of 220 Henry and inductance is of 0.7, 220 ohm और 0.7 Henry का इंडक्टेंस। ओके, find the power observed for 220 volt and 50 hertz source connected in this circuit if the resistance and choke are connected in series and in parallel. Observe from 220 volt. Okay, कितना दे रहे हो, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। पहली केस में वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना पावर जनरेट होगा ये पूछ रहा है। कितना पावर जनरेट होगा, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। अब कैसे करोगे, VRMS दिया है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है, पहले इसका इंपेडेंस निकाल दो। सो व्हाट विल बी एक्सएल हियर, एल ओमेगा। एक्सएल कितना हो जाएगा, 0.7 into 2 pi into what, frequency. So what will be XL from here, 0.7 into 2 into pi into frequency is what, 50, 70। XL कितना हो जाएगा, will be 70 pi होगा, 70 pi ओम। पाई के वैल्यू हो गया 3.14, so 70 में if you multiply by 3.14 what it will be, कितना रिजल्ट आएगा, कैलकुलेटर में करता हूँ। 70, आप लोग करिए कैलकुलेशन, 9.8 ohm। So just go for the impedance, Z कितना हो जाएगा, will it be equal to under root of R square plus XL का whole square। So under root of 220 का स्क्वायर प्लस 219.8 का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या मैं रफली 220 पकड़ सकता हूँ क्या इसको? Yes. अगर मैं रफ कैलकुलेशन करूँ so can I take 219.8 as 220 roughly? So basically Z कितना हो जाएगा अगर मैं रफ कैलकुलेशन में देखूँ तो, so 220 रूट 2 ओम होगा, will it be 220 रूट 2 ओम? Yes. Okay, now once we are having this 220 root 2 ohm, अब क्या करोगे आप, just go for the calculation of IRMS. So what is IRMS here? IRMS will be equal to VRMS by Z.
So IRMS कितना हो गया? VRMS दिया है 220 by 220 into what? Root 2. So implies that IRMS is what? 1 by root 2 ampere. I'm saying approximately मैं कर रहा हूँ, exact तो थोड़ा टफ जाएगा कैलकुलेशन कर. हो गया? Will it be like this? उसके बाद आप क्या करिए, कैलकुलेट पावर फैक्टर हियर, cos phi. Cos phi कितना हो जाएगा? Will it be equal to R by Z? Cos phi होगा R by Z. So अगर हम कैलकुलेट कर दे तो cos phi कितना हो गया? R is what बेटा? 220. Z कितना है? 220 by root 2. This will get cancelled. So from here, cos of phi is 1 by root 2. So power अगर आप निकालोगे, so this is what? VRMS into IRMS into cos phi. बराबर है? So VRMS into IRMS into cos phi. So what will be power from here? VRMS कितना दिया है? 220. IRMS is what? 1 by root 2. और cos phi भी कितना आ गया? 1 by root 2. तो पावर कितना हो जाएगा? 220 into 1 by 2. This is 110. So implies power कितना हो जाएगा? 110. Will this be the power? हाँ, good, very good बेटा. समझ गया? 110 वाट. अप्रोक्सीमेटली थोड़ा इससे ज्यादा ही होगा. ये कब कैलकुलेशन किया हमने? जब रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड था? सीरीज. मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर व्हेन दे वर कनेक्टेड इन सीरीज. अब सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन दे आर सेइंग इज बी पार्ट. ये तो आपने ए पार्ट का कैलकुलेशन किया, दिस इज फॉर द ए पार्ट. बी पार्ट में क्या कह रहा है? that this resistance and inductor are connected in parallel. We are having inductor and we are having a resistance here, and this is connected with a 220 volt 50 hertz supply line. ऐसा कनेक्ट किया है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. ये रेजिस्टेंस दिया है 220 एंड सॉरी ये इंडक्टर दिया है और ये रेजिस्टेंस इधर दिया है. दिस इज रेजिस्टेंस हियर. सो रेजिस्टेंस इज ऑफ 220 ओम और इंडक्टर हो गया 0.7. अब बताइए पावर कितना होगा लॉस? व्हाट विल बी पावर हियर? मुझे एक बात बताओ, क्या इंडक्टर में पावर का लॉस होगा? इंडक्टर में क्या पावर का लॉस होगा? No, sir. नहीं होता. एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टर इज व्हाट? 0. सो सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. सिंपल. पावर कितना हो जाएगा? 220 का स्क्वायर बाय R कितना दिया है? 220. So this will be cancelling from here. So implies power कितना हो जाएगा? Will it be equal to 220? Agreed? Clear? कौस्तुभ आ गया था आंसर ये? Yes, sir. Super. चलिए नेक्स्ट. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ये मैं करा रहा हूँ अरिहंत बुक से. Whatever we are doing is from Arihant book. चलो एग्जांपल नंबर 5. Go for it.
ओके चलो मैं भी करता हूँ इसको. So what they are saying in the question is, क्या कह रहा है कि साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज इज 150 LR सर्किट है. सो वी आर हैविंग इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, AC सप्लाई हियर, और ये AC सप्लाई का पीक वोल्टेज दिया है 150 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज. सो V नॉट दिया है 150 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्ज. ओके फाइन. रेजिस्टेंस 20 और L 40 मिली हेनरी. सो रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है 40 मिली हेनरी. फाइन. आपसे क्या बोला? कंप्यूट TW XL Z and phi. कंप्यूट TW, T मतलब टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपसे पूछा जा रहा है ए पार्ट में. कंप्यूट TW और क्या पूछ रहा है? XL Z and phi. ये कैलकुलेट करना है ना, TW XL Z and phi. चलो टी कैसे निकालोगे? फर्स्ट केस में टाइम पीरियड पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बेटा? 60 ना. एंड क्या आपको पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का 60 हर्ट्ज दिया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 बाय फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट विल बी टाइम पीरियड फ्रॉम हियर? 1 बाय 60 सेकंड्स. खत्म. Am I clear? सेकेंड पार्ट में दे आर आस्किंग अस टू गेट व्हाट? ओमेगा. ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे? ओमेगा क्या होता है? इज इट 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी? सो अगर हम करेंगे प्लेस, ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 into पाई into फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 60. So omega will be equal to 120 pi radian per second. Will this be omega? Pi के वैल्यू if you want you can place 3.14. So वहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं. So omega will be 120 into pi. देखो दो कैलकुलेट हो गया, टाइम पीरियड एंड ओमेगा इज डन. नाउ वी वांट टू गेट XL. XL कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? L ओमेगा. XL will be L कितना है? 40 into 10 raised to power minus 3 because that is given in millihenry. So 40 into 10 raised to power minus 3 into omega 120 pi. That is XL कितना हो जाएगा? 48 pi into 10 raised to power minus 1. So or we can write this as 4.8 pi. Will this be XL? फोर पॉइंट एट इंटू पाई अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 के आसपास. 4.8 into 3.14, 15.072. This will be 15.072. Agreed? XL भी हो गया. Now we want to get Z. Z कैसे कैलकुलेट करोगे? This is under root of R square plus XL का whole square plus XL का square. So implies Z will be equal to under root of R 20 का square plus 15.08 का whole square. जो भी आएगा that much will be your impedance. So Z is also done. Clear है? 5 पूछ रहा है आपसे पावर फैक्टर. What? How will be getting this? XL by R हो जाएगा. Sorry, 5 पूछ रहा है phase actually. Tan phi is equal to what? XL by R. So tan of phi, XL कितना है? 15.08 by what? 20. So phi कितना हो जाएगा? This will be tan inverse of 15.08 by 20. Phi done. Is it clear?
इज इट क्लियर बेटा? समझा सबको कैलकुलेशन ये? स्मृति, प्रणिका, आया था आंसर दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. Go for the next one. Sharing the screen. ये करी। क्वेश्चन नंबर 11। Sir, हाँ, sir, वो last question में amplitude of VR और VL भी पूछ। अच्छा अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एंड वी एल पूछ रहा था क्या? वी आर और वी एल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई नॉट कितना हो जाएगा मैक्सिमम? यहाँ से पहले तो आपको फेज निकालना पड़ेगा। वंस यू गेट द फेज ना, तभी बात बनेगा। बी पार्ट पे आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एंड वी एल, ठीक। बताइए एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा वी आर और वी एल का? पीक वोल्टेज कितना दिया है? 150 वोल्ट, और इम्पिडेंस तुम्हारा ये आया। सो व्हाट विल बी द पीक करंट? आई नॉट कितना हो जाएगा? सो आई नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? वी नॉट बाई जेड। यहाँ तो रेजोनेंस होगा नहीं क्योंकि सिर्फ इंडक्टर है। जेड जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है? व्हाट इज जेड यू आर गेटिंग? 6 एम्पीयर। जेड कितना आ रहा है? जेड कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 25 अप्रॉक्स, ओके। सो जेड यू आर हैविंग 25 के आसपास। सो अगर जेड 25 आ गया, so I'm using that directly. So I naught कितना हो जाएगा? Will it be equal to 15 by 15 वोल्ट है ना मैक्सिमम 150. So 150 by 25, सिक्स हो गया। So I naught will be कितना? 6 एम्पियर। So पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे, so obvious सी बात है वो I naught into R हो जाएगा। So V naught across resistance यानी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड will be equal to what? This will be equal to 6 multiplied by the resistance here and 20 हो गया। So V naught across R is it equal to 120 volt होगा? Okay. Now this is the amplitude of voltage 120 volt approx. Obviously बात है। Clear? Now what will be the peak voltage यानी voltage amplitude across inductor? I naught into what? XL. So peak voltage across inductor कितना हो जाएगा? 6 multiplied by the XL which we are having. XL कितना? 15.08. 6 multiplied by 15.08 कितना आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद? 90 यार से 48। Is it 90.48? Yes, sir. Yes, sir. So this will be 90.48 volt. ये हो गया एम्पलीट्यूड अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये जो आपको मिल रहा है दिस इज वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस इंडक्टर अक्रॉस इंडक्टर। Got the point? Yes. Super. Good. स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस करिए। मैं ये पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, अपलोड ऑन द ऐप पे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, गो फॉर इट।
आ गया रिजल्ट? डी ऑप्शन, ओके। सो यहाँ पे करंट दिया है एंड वोल्टेज दिया, द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज बी, ओके। सो आई विल गो टू द स्क्रीन। कैसे कैलकुलेट करोगे पावर डेसिपेटेड? इसमें इस केस में दे हैव गिवन अस द वोल्टेज 100 sin 100 t मिली एम्पियर, करंट दिया है 100 sin 100 t milli ampere. So this is the current 100 sin 100 t milli ampere. वोल्टेज दिया 100 sin 100 t plus pi by 3. वोल्टेज दिया है 100 sin 100 t plus pi by 3 वोल्ट। So आपसे पूछ रहा है पावर डेसिपेटेड 2.5 वाट, ओके 2.5 is actually power. So आपसे पूछ रहा है फाइंड पावर डेसिपेटेड। फाइंड पावर डेसिपेटेड कैसे किया, कोई मुझे बता दो, एक इधर स्मृति या कौस्तु कोई बता। सर पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। हाँ, सो हमें यहाँ से phi पे पता चल रहा है कि pi by 3 है, हाँ, और VRMS और IRMS हम मैक्सिमम जो है V का मैक्सिमम मतलब 100/√2 is VRMS and IRMS is 100/√2 मिली एम्पियर में, सो हम 10⁻³ करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ से करंट मैक्सिमम दिया है I नॉट 100 दिया है, सो IRMS कितना हो जाएगा, दिस इज I नॉट बाय √2, सो ये हो जाएगा 100/√2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसी तरीके से VRMS कैलकुलेट कर दोगे, दिस विल बी अगेन इक्वल टू V नॉट बाय √2, दिस 100/√2 वोल्ट। सो अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे, दिस इज VRMS into IRMS into what, cos phi. So 100/√2 into 100/√2 into what, 10⁻³ into cos of pi by 3। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में पाई बाई, ये फेज डिफरेंस ही होता है। सो पावर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10/2 cos pi by 3 मतलब cos 60 डिग्री, 1/2 होता है ना इसका वैल्यू, सो 2.5 इम्प्लाइज पावर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पावर from here will be equal to what, 2.5. Agreed? Yes. Good. I'll just take few more questions. A second. Sharing the screen. Go for this question number 27.
हाँ करें। 27 क्वेश्चन इज वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। 27 में क्या कह रहा है, व्हाट दे सेइंग इज कि आपके पास एक सर्किट है एंड इन दिस सर्किट वी आर हैविंग अ कैपेसिटर एंड along with this we are having इंडक्टर, और इसको हमने कनेक्ट किया था एसी सप्लाई से। यस आपका कॉम्बिनेशन। अभी क्या कह रहा है, इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस करंट 0.6 एम्पियर का है। सो हियर इंडक्टर में IRMS across inductor is of 0.6 ampere, or IRMS across capacitor they have given. So capacitor के क्रॉस RMS करंट कितना दिया बेटा, 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। So then the current coming out of the source is, आपसे पूछ रहा है करंट coming out of source is, ये सोर्स से कितना करंट आ रहा है, कैसे करोगे? कैसे करेंगे इसको? ऐड कर दे क्या सिंपली? हाँ कौस्तुभ ऐड कर दे। No, sir. क्यों? Sir, क्योंकि they differ by phase. क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करें? We need to check the phase. Okay, check the phase then. कैसे होगा? मान लो कि वोल्टेज मैंने ऐसे आपको दे दिया, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लो ये वोल्टेज मैंने आपको प्लेस करके दिया। सो इंडक्टर के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 0.8 रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी, इतना ही पकड़ लेता हूँ मैं, 5 हटा दूँ, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। क्या इंडक्टर के क्रॉस हाँ इंडक्टर के क्रॉस क्या करंट लैग हो जाता है, पीछे चलता है ना? और कैपेसिटर के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा इफ आई राइट दिस इज 0.6, ये तो आरएमएस था तो पिक के लिए 0.2 से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इज इट इक्वल टू पाई। सो अगर मैं इधर की तरफ करंट अक्रॉस इंडक्टर लिख दूं तो क्या करंट अक्रॉस कैपेसिटर इधर हो जाएगा, इसे 180 डिग्री फेज पीछे। होगा या नहीं? क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस करंट और कैपेसिटर के क्रॉस करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का ना, ऐसे चलेगा। अब इंडक्टर के क्रॉस करंट कितना दिया है, 0.8 एंड 0.6, सो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0.8 माइनस ऑफ 0.6, सो करंट विल बी इक्वल टू 0.2 एम्पियर्स। बताओ क्लियर? ऐसा नहीं कर देंगे कि 0.6 प्लस 0.8 1.4 एम्पियर का करंट, ऐसा नहीं आएगा। या बच्चे ये भी करते हैं 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर का रूट इंपेडेंस से रिलेट करके, वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज, सॉरी यहाँ का करंट और यहाँ के करंट के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, तो आप इसको वेक्टर से ऐड करोगे ना, सो 0.8 इधर 0.6 इधर, सो नेट हो जाएगा 0.2। Am I clear? समझा बेटा सबको? कौस्तुभ समझ गया? Yes. करेक्ट आंसर सी था। बाकी लोगों को क्लियर है? कनद, प्रणिका, वैष्णवी क्लियर बेटा सबको? Yes. गुड क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है।
I'll just take few problems of level 2. चलिए जरा करो उसको, क्वेश्चन नंबर 1, गो फॉर इट. A. Okay, first of all saying A. A capacitor and resistor are connected with AC source as shown in figure. Reactance B. Okay. I'll go to the screen. Whiteboard पे जाते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जस्ट देखते हैं. पहली बात, सर्किट में मेरे पास एक कैपेसिटर था, and along with this I was having a resistance, और इसको हमने कनेक्ट किया था AC सोर्स के साथ. This I have connected with AC source. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a capacitor and resistor are connected with an AC source as shown in figure. Reactance of the capacitor is 3 ohms. XC दिया है, reactance दिया है 3 ohm, capacitive reactance, and resistance is 4 ohm. So R दिया है 4 ohm. Okay भाई, R दिया 4 ohm का. Phase difference between the current I and I1 is, यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ पे करंट आ रहा है I1, करंट आ रहा है I2. आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन I and I1. ओके, स्मृति इज आल्सो गेटिंग B, कौस्तुभ का भी B आया. चलो कैसे करें इसको, वोल्टेज दिया है क्या कुछ रिलेशन, V is equal to V naught sin omega t. V naught sin omega t. ओके, इसमें करंट कितना होगा, I1 कितना हो जाएगा, so I1 will be equal to what, V naught by R into sin omega t. होगा V naught by R into what, sin omega t. So basically I1 कितना हो जाएगा, it will be equal to V naught by 4 into sin omega t. जिस फेज में ये वोल्टेज रहेगा उसी फेज में इसके क्रॉस करंट भी रहेगा. तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दे आर इन सेम फेज, बराबर. I2 कितना हो जाएगा, what will be I2, V naught by XC into sin omega t plus of pi by 2. So what will be I2, V naught by XC, XC का वैल्यू कितना है, प्लेस कर देंगे यहाँ पे, दिस इज 3 here into sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 एम्पियर. ऑब्वियस सी बात है, इसमें करंट लीड करेगा, इसमें करंट सेम फेज में रहेगा. अगर हम प्लॉट कर दे इसको, ये मेरा फेज था ओमेगा टी का, मतलब वोल्टेज का, इसी फेज में मेरा करंट भी होगा I1, और I2 आपका यहाँ से 90 डिग्री से लीड करेगा या नहीं I2. So, इसका अगर आप देखोगे रिजल्टेंट करंट, सो विल इट गो समथिंग लाइक दिस. दोनों को ऐड करने के बाद क्या करंट इधर जाएगा, जाएगा या नहीं करंट, होगा ऐसा. I1 का वही फेज होगा ना जो फेज ओमेगा टी का होगा. सो दिस इज ओमेगा टी हियर, वोल्टेज का ये फेज था, और इसी फेज में करंट आपका I1 होगा. I2 यहाँ से 90 डिग्री से लीड करेगा, सो दिस विल बी I2 और I1 का ये रिजल्टेंट हो जाएगा. अब ये जो रिजल्टेंट, यही पूछ रहा है ना आपसे, I1 और I2 की, I1 और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना है. सो अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर दे, सो व्हाट वी कैन से, tan phi is equal to I02 by I01. पिक में लिख बात को. सो tan phi कितना हो जाएगा, V0 by 3
by V naught by 4. This V naught will get cancelled. So यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? Is it tan phi 4/3? मुझे बताओ tan phi अगर 4/3 है तो phi कितना हो जाएगा? 53 degree. 53 degree. So from here phi will be equal to 53. So the correct answer for this problem is 53 degree. So how you are getting 0? कौस्तुभ 0 कैसे आया तुम्हारा? कौस्तुभ 0 कैसे आया? क्या किया तुमने 0 के लिए? सर 2 करंट का रिजल्टेंट नहीं निकाला। अच्छा तुमने डायरेक्ट ही सोच लिया क्या? हाँ, एक मतलब एक ही लूप। मुझे समझा। अभी समझ में आया क्या आंसर होगा? यस सर। चलो एक आधा और करते, एक और टाइम है करने का। I'll go with one more. Question number 3. I'm just sharing the screen. Question number 3. Go for it. चलो करें इसको सॉल्व। We'll be doing this. ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन दिया है। We are having a resistance, inductor 51. रेजिस्टेंस के साथ फिर कैपेसिटर भी है। AC सप्लाई 6 ओम का है, इधर 6 ओम का। अच्छा यहाँ पे AC सप्लाई है। Here we are having AC सप्लाई और यहाँ पे वोल्ट मीटर। So here they have connected a voltmeter इसके बीच में। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 मिली हेनरी 4 ओम, 5 मिली हेनरी 4 ओम और 50 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? In this circuit on the AC source is V is equal to 20 cos 2000 t. So voltage कितना दिया? 20 cos 2000 t वोल्ट, ये दिया वोल्टेज।
neglect the source resistance. The voltmeter ammeter reading is ammeter यहाँ connect किया है. ये भी ammeter. Okay. कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 + 4 10 ना. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ दिस 6 + 4 10 सीरीज में सब कनेक्टेड है. 10 होगा. सर XC और XL निकालना होगा ना? हाँ, XC. So पहले XC निकाल लो. 1/C ओमेगा. XC will be 1/50 into 10 raised to power minus 6 into what? 2000. This will go up. XC कितना हो जाएगा? 10 raised to power 6. 10 raised to power 5 ना. 3 1 4 अधिक 5 10. So XC will be equal to what? 10 ohm. Now once we are having XC, XL calculate कर दो अगला. L omega. So XL will be equal to what? L is what? 5 into 10 raised to power minus 3 into 2000. Yes. XL भी कितना हो जाएगा? Is it 10 ohm? Yes. रेजोनेंस है. रेजोनेंस हो रहा है. क्या यहाँ पे XC XL के बराबर हो जा रहा है? Here XC is equal to what? XL ना. Yes. So अब एमीटर रीड करेगा, वो आरएमएस करंट ही रीड करेगा, पिक थोड़ी रीड करेगा. So रेजोनेंस हो रहा है. नाउ व्हाट विल बी V RMS? V naught by root 2. So 20 into root 2 by 2. 10. So V RMS कितना हो जाएगा? Is it 10 into 1.414? So V RMS कितना हो जाएगा? Is it equal to 14.14 volt? 14.14 volt होगा. Yes. So कितना करंट हो जाएगा? कितना करंट हो जाएगा फाइनली? कितना करंट हो जाएगा फाइनली? सो करंट कितना हो जाएगा जो एमीटर रीड करेगा? VRMS by Z. एंड Z किसके बराबर है? R. सो IRMS कितना हो जाएगा? 14.14 by what? 10. सो क्या मेरा जो करंट हो जाएगा RMS रीड वो 1.4 एम्पियर होगा? विल इट बी 1.4 एम्पियर? नहीं बेटा, 6 ओम नहीं था. यहाँ पे 6 ओम था और यहाँ पे 4 ओम था. तो टोटल कंबाइन करके मैंने 10 ओम कर दिया. हियर इट वाज 6 ओम. देखिए यहाँ पे आपके पास 6 ओम था और इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी दिया था 4 ओम. Am I clear? So एमीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा? 1.4 एम्पियर. अच्छा, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? अब देखो यहाँ पे तो VL VC के बराबर हो गया, तो ये तो वोल्टेज का ड्रॉप देगा नहीं, रेजोनेंस है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस ही देगा. सो वोल्टमीटर कितना रीड करेगा? IRMS into R. सो कितना रीड करेगा? 1.4 into what? 4. So is it 5.6 volt? Yes. वोल्टमीटर का रीडिंग हो जाएगा 5.6 वोल्ट और करंट का रीडिंग हो जाएगा 1.4 एम्पियर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 8.4 नहीं, 5.4 ना. उसको Yes, sir. मैंने 6 ओम. समझ में आया सबको ये पूरा कैलकुलेशन? सर हाँ बेटा. सर रेजिस्टेंस हमने 4 ओम क्यों लिया लास्ट में वोल्टेज की? क्योंकि ये वोल्टमीटर इसी के क्रॉस कनेक्टेड है ना, तो ये थोड़ी मेजर करेगा वोल्टेज. यस सर. इज इट क्लियर? समझा कैलकुलेशन? यस यस सर. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे. मैं असाइनमेंट शेयर करता हूँ ऐप के ऊपर, आप लोग सॉल्व करो.
कल के लेक्चर में विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेंस में है, so therefore we'll do that tomorrow. Is it clear? Yes. We'll wind up for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.